ठीक है दोस्तों। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है अगर आप जो है जावा के अंदर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को समझना चाहते हैं। ठीक है? सो मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग समझाऊँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जावा के अंदर मेथड कॉलिंग कैसे होती है। अगर आप एक मेथड बना रहे हैं क्लास के अंदर अगर और आपने उस मेथड को कहीं पे कॉल किया है, तो वो मेथड कॉल कैसे होता है? जेवीएम उस मेथड को कैसे रिज़ॉल्व करता है, उसको कैसे कॉल करता है और आपका कंपाइलर उस कोड को कैसे कंपाइल करके बाइट कोड जब उसको उस सोर्स कोड के लिए ट्रांसलेट करता है, तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो डॉट क्लास फाइल के अंदर लिखता है आपके लिए। ठीक है? सो पहले मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँगा, इसके बाद हम लोग जो है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग समझेंगे। एक बार आपने जावा की मैकेनिक्स को समझ लिया कि उसके अंदर मेथड कॉलिंग कैसे होती है, ट्रस्ट मी आपको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ईज़िली इसको समझ सकते हैं। ठीक है? सो चलिए देखते हैं कि जावा के अंदर मेथड कॉलिंग कैसे होती है। ओके? सो मेथड ओके। ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक क्लास बनाई है फू, और इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है कॉल। दूसरी क्लास है इनहेरिटेंस, उसके अंदर मेन मेथड है, और इस मेन मेथड के अंदर मैंने फू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और कॉल मेथड को कॉल कर दिया है। सो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरा जो आउटपुट होगा वो इन फू मेथड आएगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ से मैंने फू मेथड को यहाँ से मैंने कॉल मेथड को कॉल किया है, और कॉल मेथड जब जेवीएम कॉल करेगा तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और आपका इनफू मेथड प्रिंट हो जाएगा। सो एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बट अभी हमें इस मेथड यहाँ पे जो मेथड कॉल हुआ है इसके मैकेनिक्स को समझना है। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दैट। आपको पता है कि जावा के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक है आपका सोर्स कोड पहले कंपाइल होता है, और फिर आपका जेवीएम सिंटैक्स एरर चेक करने के बाद उस सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देता है, और इस बाइट कोड को आपका जेवीएम रन करता है। सो दो बहुत ही इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, कंपाइल रन। सोर्स कोड पहले कंपाइल होता है, बाइट कोड में ट्रांसलेट होता है, फिर ये बाइट कोड रन होता है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं। हमें दोनों ही प्रोसीजर्स को इन दोनों ही प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली समझने की ज़रूरत है। हमें ये समझना है कि जब हमारा कंपाइलर हमारे कोड को कंपाइल करता है, मीन्स कंपाइल करता है, वो हमारे सोर्स कोड को वैलिडेट करता है, चेक करता है, हर एक स्टेटमेंट को चेक करता है कि वो ठीक लिखी हुई है या नहीं, वो एक वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं, राइट? सो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो कंपाइलर है वो कैसे चेक करता है कि पर्टिकुलर जो कोई स्टेटमेंट है वो वैलिड है या नहीं। ठीक है? पर्टिकुलरली मेथड कॉलिंग, या अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंस्टांस किसी वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ों को। ठीक है? सो आज मैं आपको उस मैकेनिक से फ़ैमिलियर करवाने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अगर आप जावा को इन डेप्थ में समझना चाहते हैं।
ओके, सो चलिए ये जो कोड हमारे सामने लिखा हुआ है, हम इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है? और बेसिकली जो मेरा मेन इंटरेस्ट है, वो इस स्टेटमेंट के अंदर है कि जब ये स्टेटमेंट को आपका कंपाइलर वैलिडेट करेगा, तो वो इसको कैसे वैलिडेट करता है, ठीक है? ओके। मुझे अपना डिजिटल पेन स्टार्ट करने दीजिए। ओके, सो सबसे पहले चलिए इस कोड को हम कंपाइल करते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो कंपाइलर होता है, वो सिंटैक्स एरर्स को चेक करता है। सिंटैक्स एरर्स को चेक करता है, इस मतलब क्या है कि वो हर एक स्टेटमेंट में जा करके आपके प्रोग्राम के अंदर चेक करता है कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं। इस उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं है, वो जावा के जितने भी सिंटैक्सेस हैं, जितने भी रूल्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? सो आपका कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करेगा ऊपर से। सो सबसे पहले देखिए आपने एक वर्ड लिखा हुआ है CLASS क्लास। सो जावा को पता है कि क्लास एक कीवर्ड है जावा के अंदर। सो ये ठीक है। ये एक आइडेंटिफायर है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, तो आपकी क्लास ठीक से खत्म हो रही है। आपने यहाँ पे देखिए मेथड लिखा हुआ है। मेथड के आगे आपने उसका रिटर्न टाइप दिया है, जो कि एज पर जावा का जो सिंटैक्स है वो मैंडेटरी है रिटर्न टाइप देना। सो ये भी ठीक है आपका, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से जो है आपका कंपाइलर जो है इस स्टेटमेंट को भी जो है वैलिडेट करेगा। फिर वो नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी देखिए वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो उसको वैलिडेट कर देगा, क्योंकि हमने जितने भी कीवर्ड्स जावा के हैं वो सही लिखे हुए हैं, हमने उनकी स्पेलिंग सही लिखी है और मेथड्स के सिंटैक्सिस को और क्लास के सिंटैक्सिस को हमने जो है फॉलो किया है, ठीक है? सो इस तरीके से वो इस क्लास को यहाँ तक कंपाइल कर देगा। अब जो मैं आपको मेनली समझाना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? जावा का जो कंपाइलर है, वो इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को कैसे कंपाइल करेगा, हमें ये समझना है, ठीक है? ओके, सो अभी जावा को से सपोज कंपाइलर को इस स्टेटमेंट को कंपाइल करना है, तो कैसे कंपाइल करेगा देखिए। वो यहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले देखता है कि फो क्लास का एक रेफरेंस बनाया जा रहा है जिसका नाम है फो। तो आपके कंपाइलर सबसे पहले ये चेक करेगा कि फो नाम से कोई क्लास अवेलेबल है या नहीं है। सो फो क्लास से कोई क्लास अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए जावा जो है सबसे पहले आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर चेक करता है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप कोड को कंपाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे देखता है, सर्च करता है कि वहाँ पे कोई फू नाम से क्लास है या नहीं। अगर उसको फू नाम से क्लास मिल जाती है, तो वो हैप्पी हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। बट उसको करंट डायरेक्टरी में अगर फू नाम से कोई क्लास नहीं मिलती है, तो आपका कंपाइलर क्लास पाथ के अंदर जाके चेक करता है। वो चेक करता है कि क्लास पाथ के अंदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारा होता है क्लास पाथ, उसके अंदर जितनी भी लोकेशन सेट हैं, जितनी भी डायरेक्टरी सेट हैं, वो हर एक डायरेक्टरी के अंदर जाके चेक करता है कि वहां पर कहीं पे फू नाम से कोई क्लास है या नहीं। अगर उसको वहां पे मिल जाती है, तो आगे बढ़ जाता है, आगे की स्टेटमेंट्स को कंपाइल करना स्टार्ट कर देता है। बट उसको अगर वहां पर भी कोई क्लास नहीं मिलती है, तो वो आपकी जो जेडीके है, ठीक है, या जेआरई जो है, उसके अंदर आपका बिन डायरेक्टरी के अंदर EXT करके एक्सटेंड करके एक फोल्डर होता है, उसके अंदर जाके चेक करता है कि कहीं ये क्लास वहां पे तो नहीं पड़ी है। अगर वहां पे उसको मिल जाती है, तो फिर वो आगे स्टेटमेंट में चला जाता है और आगे कंपाइल करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर उसको वहां पे भी नहीं मिलती है, तो वो आपको एक कंपाइल टाइम एरर दे देता है और बोलता है कि क्लास
इज नॉट अवेलेबल, क्लास कैन नॉट बी रिजॉल्व, समथिंग लाइक दैट। बट अभी हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो फू क्लास उसको जो है उसी डायरेक्टरी के अंदर मिल जाएगी जहाँ पर आपका ये इनहेरिटेंस क्लास है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है फू क्लास को डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो फू क्लास यहाँ पर है। सो आपका कंपाइलर बोलेगा उसको फू क्लास मिल गई, तो वो बोलेगा कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये ठीक है। नेक्स्ट वो इस स्टेटमेंट में आएगा और वो यहाँ पे देखेगा कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, ये क्योंकि एक आइडेंटिफायर है और जावा के अंदर आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ये उन रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हमारे केस में हमने वो सारे रूल्स उन रूल्स को फॉलो किया हुआ है, सो वो कहेगा कि ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इक्वल साइन लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू कीवर्ड का यूज़ किया हुआ आपने, सो ये भी आप जो है एक क्लास के साथ नेक्स्ट जो हमारा क्लास का नाम लिखा हो तो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सो वो इसको भी वैलिड मानेगा और नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अभी जब वो यहाँ पर आएगा तो अगेन उसको ये सर्च करना है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास का, क्योंकि रन टाइम पर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये क्लास अवेलेबल है या नहीं, ये कोई वैलिड क्लास का नाम है या नहीं। सो अगेन वो इस क्लास को सर्च करेगा। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक फू डॉट क्लास पड़ी हुई है, तो बोलेगा कि फू क्लास तो अवेलेबल है, सो ठीक है ये। बट आपका कंपाइलर ये भी वैलिडेट करेगा कि रन टाइम पर जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि कंपाइलर तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, ध्यान में रखिएगा, कंपाइलर आपका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता है, कंपाइलर सिर्फ वैलिडेट करता है, कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। आपका ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा? जेवीएम क्रिएट करेगा। सो वो इस पॉइंट पे ये देखता है, ये वैलिडेट करता है कि ये जो फू है, ये जो आपका फू क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस के अंदर असाइन किया जा सकता है या नहीं। रन टाइम पे जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो न्यू ऑपरेटर इसका जो है उस मेमोरी लोकेशन का उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा जिसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। वो ये चेक करेगा कि इसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है या नहीं। इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट का टाइप है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जो रेफरेंस का टाइप है, क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वो बोलेगा कि ये सारी स्टेटमेंट वैलिड है और वो इसको कंपाइल कर देगा, इस पूरी स्टेटमेंट को। ठीक है, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, बट मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है बता दूं कि हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर ये जो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का हमने बनाया है और जिस क्लास का रेफरेंस बनाया है वो अलग अलग हो सकती हैं। तो आपका कंपाइलर इस चीज को भी वैलिडेट करता है कि जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उस क्लास के रेफरेंस को इस रेफरेंस वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, सो वो क्या सिनेरियो होगा, वो कैसे होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, सो आपका अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके कंपाइलर ने जो है इस कोड को कंपाइल कर दिया सक्सेसफुली, क्योंकि इसके अंदर उसको कोई सिंटैक्स एरर नहीं लगी। हमने जो है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में उसको असाइन किया है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए अभी वो ये है। अभी आपके कंपाइलर को यहां पर ये वैलिडेट करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है। अब वो कैसे वैलिडेट करेगा इसको, वो देखते हैं। आपने कहा foo डॉट कॉल, आपके कंपाइलर को वैलिडेट करना है कि foo रेफरेंस के ऊपर इस कॉल मेथड को कॉल किया जा सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि जेवीएम को इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है रन टाइम पर, बट कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जेवीएम को एकदम अच्छा कोड दे, उसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो।
तो कंपाइलर को इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। अब आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, कंपाइलर के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। सो अगर कंपाइलर के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंपाइलर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकता है किसी भी चीज को वैलिडेट करने के लिए। किसी भी मेथड कॉलिंग हो या इंस्टेंस वेरिएबल्स का एक्सेस हो, इन चीजों को वैलिडेट करने के लिए आपका कंपाइलर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकता है या ऑब्जेक्ट की क्लास को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, आपका कंपाइलर किसी भी स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए हमेशा रेफरेंस टाइप का यूज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपका कंपाइलर किसी भी स्टेटमेंट को, चाहे वो मेथड कॉलिंग हो, चाहे इंस्टेंस एक्सेस हो, स्टैटिक इंस्टेंस, कोई भी चीज हो, उस चीज को वैलिडेट करने के लिए आपका कंपाइलर हमेशा रेफरेंस टाइप का यूज करता है। सो इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए आपका कंपाइलर क्या करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि कॉल मेथड को फुल रेफरेंस के ऊपर कॉल किया गया है, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो फुल रेफरेंस है ये किस टाइप का है। तो इसके लिए वो यहां पे जाएगा और देखेगा कि फुल रेफरेंस जो है किस क्लास का है, फू क्लास का है। ओके, सो आपका कंपाइलर नेक्स्ट क्या करेगा, वो फू क्लास के अंदर जाएगा और वहां पे चेक करेगा कि क्या इस क्लास के अंदर कोई मेथड है जिसका नाम CALL कॉल है। तो ऊपर से उसने ऐसे चेक करना स्टार्ट किया, उसने देखा हाँ यार फू क्लास के अंदर कॉल मेथड तो है, और क्योंकि ये मेथड का देखिए कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ पे कुछ भी असाइन वगैरह नहीं किया गया है, तो देखेगा हाँ यार इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और यहाँ पे भी वैसा ही कोड लिखा गया है। ठीक है, तो बोलेगा ये तो एक वैलिड स्टेटमेंट है। ओके, सो वो इसको वैलिड स्टेटमेंट मानेगा। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपका कंपाइलर हमेशा रेफरेंस टाइप का यूज करता है किसी भी स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए। अब ये आपके लिए जानना जरूरी क्यों है, ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके जो एग्जाम्स के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम टाइम पे आपको ये पूछा जाता है, बताइए इस स्टेटमेंट के अंदर कंपाइल टाइम एरर है या रन टाइम एरर है। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कंपाइल टाइम एरर है या नहीं, आप हमेशा वो चेक करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, रेफरेंस टाइप के ऊपर उस स्टेटमेंट को वैलिडेट करेंगे। कभी भी आप ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टाइप के ऊपर वैलिडेट मत कीजिए, और उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि आपका कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, तो वो कंपाइलर ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी चीज को वैलिडेट नहीं करता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि इस स्टेटमेंट में बताइए कंपाइल टाइम एरर है या नहीं, आपको जो है ब्लाइंडली क्या करना है, वो रेफरेंस जिसके ऊपर उस स्टेटमेंट को, उस इंस्टेंस वेरिएबल्स को या उस मेथड को एक्सेस किया गया है, आप उस रेफरेंस की क्लास टाइप को फाइंड आउट कीजिए, और फिर उस क्लास के अंदर जाकर के देखिए कि वो पर्टिकुलर मेथड या वेरिएबल वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपका कोड कंपाइल होगा। ठीक है, और एक बार जो है पूरा सिंटैक्स चेक हो गया, आपका कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, इस कोड को क्या करेगा, बाइट कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। ओके, सो अभी आपका कंपाइलर जब आपके कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा, जब इस सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा, तो इस पॉइंट पर, ठीक है, आपको मालूम है क्या इंफॉर्मेशन छोड़ेगा, इस पॉइंट पर वो जो इंफॉर्मेशन छोड़ेगा वो ये छोड़ेगा कि हमें यहां पर एक मेथड को कॉल करना है जिसका नाम क्या है, कॉल, जो किस टाइप का आर्गुमेंट लेता है, वॉइड।
ठीक है, आई एम सॉरी, ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ेगा, मीन्स वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। आपका कंपाइलर ये इंफॉर्मेशन छोड़ेगा आपके जेवीएम के लिए। जब ये कोड जो है आपका ट्रांसलेट होगा तो क्या बोलेगा कि इस पॉइंट पर आपको एक ऐसे मेथड को कॉल करना है जिसका नाम कॉल है, जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो। ठीक है, मैं इस चीज को आपको बाइट कोड के अंदर भी दिखा सकता हूं। चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, सो हम जो है बाइट कोड देखेंगे किसका, इनहेरिटेंस का। ओके, आप यहां पे देखिए, एक सेकेंड मुझे पेन लेने दीजिए। यहां पे देखिए, इनवोक वर्चुअल इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए जो बाइट कोड में इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है आपकी इनवोक वर्चुअल। देखिए यहां पे जो कमेंट्स में लिखा भी हुआ है, foo.call जो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। बट इसको और अच्छे से अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जिसका क्या नाम है, #19। अभी जो है इस #19 को पढ़ने के लिए आपको कांस्टेंट पूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 19 नंबर है वो कांस्टेंट पूल का होता है। ओके, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए 19 नंबर, 19 कहाँ पे है, ये है आपका 19। देखिए जिस मेथड को आपको कॉल करना है उसके बारे में जानने के लिए आप कहाँ पे जाइए, 16 और 20 पे। तो सबसे पहले 16 पे जाते हैं। 16 पे कहाँ पे देखिए, 16 ये है। ठीक है, क्लास, किस क्लास के मेथड को कॉल करना है अगर आपको जानना है तो आप कहाँ पे जाइए, #17 पे जाइए। 17 स्टेटमेंट देखिए नीचे ही लिखी हुई है। सो फू क्लास के मेथड को कॉल करना है। यहां से पता चल गया हमें फू क्लास को, आपके जेवीएम को इस तरीके से पता चलेगा कि फू क्लास के मेथड को कॉल करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इज आपका क्या है, 20। हैश को हमने हैश 16 को रिजॉल्व कर लिया, अब हम 20 पे जाएंगे, #20 पे जाएंगे। 20 पे जाइए, देखिए नीचे वाली स्टेटमेंट ही 20 है। मेथड का नेम और टाइप जानने के लिए आप कहाँ पे जाइए, 21 पे और 6 पे। सो 21 पे सबसे पहले जाते हैं, 21 स्टेटमेंट उसके नीचे ही लिखी हुई है। सो मेथड का क्या नाम है, कॉल। मेथड का क्या नाम है, कॉल। यहां से आपको पता चल गया। सो कॉल मेथड, अब कॉल तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। सो कौन से कॉल मेथड कॉल करना है ये जानने के लिए आप कहाँ जाइए, #6 पे। #6 कहाँ पे आपका, यहाँ पे। सो उस कॉल मेथड को कॉल करना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है, इसलिए ये ब्लैंक है, और वी का मतलब होता है जिसका रिटर्न टाइप क्या हो, वॉइड। ठीक है, अगर इंटीजर होता तो यहाँ पे आई होता, फ्लोट होता तो एफ होता, डबल होता रिटर्न टाइप तो डी होता, लाइक दैट। सो देखिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके कंपाइलर ने छोड़ा है, जो मैंने आपको बताया है अभी और देखा भी हमने। ठीक है, सो इस तरीके से आपका कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है। ओके, अब हम इस कोड को रन करेंगे और देखते हैं कि ये रन कैसे होगा, आपका जेवीएम इस प्रोग्राम को रन कैसे करेगा। ओके, सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जावा कमांड चलानी होगी। वो आप कुछ इस तरीके से चलाएंगे, जावा आप ये लिख करके जब एंटर मारेंगे तो क्या होगा, आपका जेवीएम स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका जेवीएम स्टार्ट होगा, जैसा कि हम अपनी सारी पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं,
एक स्टैक क्रिएट होगा, ठीक है, एक हीप क्रिएट होगा और एक मेथड एरिया क्रिएट होगा जो आपकी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। ओके, सो अभी जो है आपका जेवीएम सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इस क्लास को लोड करेगा। सो आपका जेवीएम से सपोज यहां पर उसने आपकी इनहेरिटेंस क्लास को लोड कर लिया। अब लोड करने के बाद क्या होता है, हम लोग अपनी पिछली क्लास में देख ही चुके हैं। वो आपका स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट करता है, स्टैटिक ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है, वो सारी चीज़ें होंगी इसके लिए भी, ठीक है, बट हम अभी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका जेवीएम इसके अंदर मेन मेथड को कॉल करेगा इस क्लास के अंदर सर्च करके। सो हियर इट इज, यहाँ पर मेन मेथड कॉल हो गया। सो एक स्टैक फ्रेम आपके स्टैक के अंदर आ जाएगा जिसके अंदर मेन मेथड होगा, जो मेन मेथड के लिए होगा। सो आपका जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस न्यू ऑपरेटर एक 4 टाइप की मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, आई एम सॉरी। सो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा आपका जेवीएम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी जेवीएम को क्या चाहिए, फू क्लास चाहिए। अब देखिए फू क्लास अभी भी जेवीएम के अंदर लोड नहीं है। तो आपका जेवीएम सबसे पहले क्या करेगा, वो इस फू क्लास को जेवीएम के अंदर लोड करेगा। वो इस फू क्लास को सर्च करेगा, जैसे उसको फू क्लास मिलेगी वो क्या करेगा, उसको जेवीएम के अंदर लोड कर लेगा। अब यहां पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप आज बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप उसको समझिए, ठीक है। जब कोई भी क्लास जेवीएम के अंदर लोड होती है तो आपका जेवीएम क्या करता है, उस क्लास के लिए एक मेथड टेबल क्रिएट करता है। ओके, क्या करता है, एक मेथड टेबल क्रिएट करता है। वो मेथड टेबल उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनकी डिटेल रखता है। मेथड टेबल इज जस्ट लाइक, अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके सामने जो है पहले जो है एक कंटेंट सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको लिखा रहता है, लाइक कि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप पेज नंबर 80 पे जाइए, इनहेरिटेंस पढ़ना है तो आप पेज नंबर 40 पे जाइए, क्लास पढ़ना है तो पेज नंबर 90 पे जाइए। इस तरीके से कंटेंट टेबल्स होती हैं, राइट। उसी तरीके से आपका मेथड टेबल होता है, ठीक है। सो आपका जेवीएम हर एक क्लास के लिए एक मेथड टेबल बनाता है, ठीक है। मेथड टेबल एक्चुअली इसने इस क्लास के लिए भी बनाई थी बट मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो अभी हमें जो इंटरेस्ट है वो इस फू क्लास के अंदर है, ठीक है। ये सारे काम हर एक क्लास के लिए होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम मेथड टेबल बनाएंगे किसके लिए, फू क्लास के लिए, क्योंकि फू क्लास अभी जो है जेवीएम के अंदर लोड हो रही है। तो जैसे जब कोई भी क्लास लोड होती है तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज कॉल होता है, उसी तरीके से एक मेथड टेबल भी क्रिएट होती है। अब इस मेथड टेबल के अंदर इस क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबकी एंट्री होती है। आप देखिए इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी कौन कौन से मेथड्स हैं इस क्लास के अंदर। कॉल मेथड, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, बट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जावा की हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को जरूर एक्सटेंड करती है। सो ये क्लास देखिए किसी को एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो एक्चुअली ये क्लास किसको एक्सटेंड कर रही होगी, ऑब्जेक्ट क्लास को, राइट। सो इस क्लास के अंदर इस क्लास के लिए जो है जो मेथड टेबल बनेगी उसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स की एंट्री होगी, ठीक है। सो दिस इज अ रूल, मेथड टेबल के अंदर सबसे पहले पेरेंट क्लास के मेथड्स की एंट्री होती है, ठीक। इसके बाद जो है चाइल्ड क्लास के मेथड्स की एंट्री होती है।
तो क्योंकि फू क्लास जो है किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही, तो किसको एक्सटेंड करेगी? ऑब्जेक्ट क्लास को। सो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स की एंट्री होगी। सो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेथड्स हैं, जैसे आपका इक्वल्स है, राइट? फिर उसके अंदर जो है टू स्ट्रिंग है, लाइक दैट। सो वो सारी एंट्रीज यहाँ पे होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। बट आप देखिए, सबसे पहले ये क्या है, उसका सीक्वेंस नंबर, ये मेथड का नेम है। अब यहाँ पर एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर जो है उस लोकेशन को पॉइंट करता है जहां पर वो मेथड की बॉडी स्टार्ट होती है। सो कहने का क्या मतलब है, अगर इक्वल्स मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो आप इस मेमोरी लोकेशन पे जाइए और यहां से मेथड की बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये होता है आपका, बेसिकली वो एक मेथड का रेफरेंस रखता है। ठीक है, जिससे उसको पता चल जाता है कि मेथड को किस मेमोरी लोकेशन पे जाकर के, मेथड की बॉडी को किस मेमोरी लोकेशन पे जाकर के एग्जीक्यूट करना है। उसी तरीके से दूसरा इसके अंदर मेथड है, जैसे हमारा वेट मेथड है। ठीक है, ये वो बोलेगा कि अगर आपको वेट मेथड कॉल करना है तो आप इस मेमोरी पे जाइए और यहाँ से कोड को एग्जीक्यूट कीजिए। सो इस तरीके से इसके ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर और भी जितने भी मेथड्स हैं उनकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है, जब मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के जितने भी मेथड्स उनकी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद जो है वो इस मेथड की एंट्री करेगा, फू क्लास के मेथड्स की एंट्री करेगा। तो फू क्लास के अंदर कौन सा मेथड है? कॉल मेथड है। तो यहाँ पे इस तरीके से उसकी मेथड की एंट्री करेगा, कॉल। कौन सा कॉल मेथड है? जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। ओके, और वो कहेगा कि अगर जो है आपको इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, विच एक्चुअली कौन सी लोकेशन है? ये वाली लोकेशन है, राइट? है ना, कि अगर आपको कॉल मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो आप इस लोकेशन पे जाइए, और इस लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है? ये वाली आपकी मेथड की बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपका मेथड टेबल बनता है। सो हमारी क्लास पूरी तरीके से लोड हो गई जेवीएम के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्चुअली क्लास क्यों लोड की गई थी? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो जेवीएम क्या करेगा? फू टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अब क्योंकि देखिए फू क्लास के अंदर कोई भी इंस्टांस वेरिएबल नहीं है, तो इसके अंदर कोई इंस्टांस वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंटर होता है। मतलब इसके पास कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास होती है वो। ओके, वो हर एक ऑब्जेक्ट के पास होती है। मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा चेंज करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर एक्स कर देता हूँ। ठीक है, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो नाउ से सपोज अगर यहाँ पे इंटीजर एक्स है इंस्टांस वेरिएबल, तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनेगा, एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बट यहाँ पर एक पॉइंटर होगा जो इस मेथड एरिया के अंदर इस मेथड टेबल को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, अभी तक इससे पहले जितने भी डायग्राम बनाए थे, मैंने ये वाली फील्ड नहीं बनाई थी, क्योंकि ये वाली चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी। अब हमने पढ़ लिया, तो मैं हर एक डायग्राम के अंदर ये वाला फील्ड भी बनाया करूंगा हर एक ऑब्जेक्ट के साथ। सो ऑब्जेक्ट जो है एक रेफरेंस होता है ऑब्जेक्ट के पास, जो इस मेथड टेबल को पॉइंट कर रहा होता है। सो कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट को ये पता होता है कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके ऊपर कौन कौन से मेथड्स को इन्वोक किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। सो यही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि उसके ऊपर कौन कौन से मेथड्स को कॉल किया जाता है। सो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा। अब न्यू ऑपरेटर क्या करेगा? इसका जो रेफरेंस है वो रिटर्न करेगा, जिसको आपने कहाँ पे स्टोर किया है? फू के अंदर। और आपको जैसा कि पता है, ये जो फू रेफरेंस है, जो फू टाइप का ही है
फू रेफरेंस कहाँ क्रिएट होगा आपका? स्टैक के अंदर। सो फू रेफरेंस क्रिएट हो गया। इसके अंदर क्या जाएगा? 0 1 1। सो इसका मतलब क्या हो गया? ये फू इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, सो अभी तक हमने जो है कुछ नया नहीं सीखा, सिर्फ इतना सीखा है आज की क्लास में अभी तक कि जब क्लास लोड होती है तो उसका मेथड टेबल क्रिएट, उस क्लास के लिए एक मेथड टेबल क्रिएट होता है। मेथड टेबल के अंदर उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, ऑब्जेक्ट जब हमारा क्रिएट होता है तो वो ऑब्जेक्ट के पास एक और फील्ड होती है जो मेथड एरिया के अंदर उस जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास के मेथड टेबल को पॉइंट कर रहा होता है। सो लाइक दिस। सो अभी आपकी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस तरीके से आपका जेवीएम दिखाई देगा। अभी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये पूरी कहानी जो हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होगा? आपने कहा foo डॉट कॉल। आपके जेवीएम को यहाँ पर इस मेथड को कॉल करना है। अब जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि आपका कंपाइलर हर एक स्टेटमेंट को वैलिडेट करता है बेस्ड ऑन द रेफरेंस, क्योंकि कंपाइलर के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट का तो यूज ही नहीं कर सकते। हमेशा हर स्टेटमेंट को वैलिडेट करता है क्लास के ऊपर। बट क्योंकि आपके जेवीएम के पास ऑब्जेक्ट है तो आपका जो जेवीएम है हर एक मेथड को, हर एक इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज करता है या एक्सेस करता है, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट है, उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का यूज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट का यूज करता है। सो अभी क्योंकि आपने जेवीएम को बोला आप foo डॉट कॉल मेथड को कॉल कीजिए, तो आपका जेवीएम क्या करेगा? ये जो foo रेफरेंस है ये जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो उसके पास जाएगा। आपका जेवीएम इस foo ऑब्जेक्ट के पास चला गया, राइट? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्ट के पास इंस्टेंस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली अवेलेबल रहती है, बट उसके पास मेथड की इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? उसके पास मेथड की इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आपका जेवीएम क्या करेगा? वो इस रेफरेंस को पकड़ेगा और इस रेफरेंस को पकड़ करके इस मेथड टेबल के अंदर आएगा और इस मेथड टेबल के अंदर जाके सर्च करेगा कि क्या कोई यहाँ पे मेथड की एंट्री है जिसका नाम CALL कॉल हो जो कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा हो और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो। तो ऐसे देखेगा 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर उसको मिल जाएगा। तो क्या करेगा? वो इस रेफरेंस को पकड़ेगा और इस रेफरेंस को पकड़ के इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और यहाँ से सारे कोड्स को एग्जीक्यूट कर देगा। सो इस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा कोड एक्चुअली पड़ा होगा दोस्तों? ये वाला कोड पड़ा होगा। सो आपका जेवीएम इस बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? सो जावा जो है इस तरीके से किसी मेथड को कॉल करता है। ओके, सो हमने दो तीन चीजें सीखी हैं जो मैं एक बार फिर से जो है समराइज कर देता हूं। पहली चीज तो ये है कि आपका कंपाइलर हमेशा क्या करता है? रेफरेंस के ऊपर किसी भी स्टेटमेंट को वैलिडेट करता है, बट आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि उसने एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है और मेथड्स को कॉल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, देखिए मैंने क्यों बताई हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो ट्रस्ट मी, आपको अब कभी भी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग जैसे कॉन्सेप्ट आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक, इसको यहाँ पे बनाएंगे।
अभी ये क्या, यहाँ पे हम कहते हैं एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर y। ओके, देखिए स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि बताइए इस स्टेटमेंट के अंदर कोई कंपाइल टाइम एरर है या नहीं है। आपको जो है, आपका जो इंटरव्यूअर है शायद वो नोटबुक के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन लिखेगा, आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर है या नहीं। ट्रस्ट मी, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसके अंदर कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं। बट जिन लोगों ने आज की क्लास को अच्छे से समझा है, ठीक है, वो इसको देखते ही बता देंगे कि यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर है। क्यों कंपाइल टाइम एरर है इस स्टेटमेंट के अंदर, क्यों कंपाइल टाइम एरर है? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि आपका कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा तो कैसे कंपाइल करेगा? f1.i उसको वैलिडेट करना है कि ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं। f1 रेफरेंस के ऊपर आप y वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं नहीं, यूज कर सकते हैं नहीं, उसको स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है। तो आपका कंपाइलर क्या करेगा? याद रखिए फिर से, कंपाइलर के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा? f1 किस टाइप का रेफरेंस है? फू टाइप का। आपका कंपाइलर कहाँ जाएगा? फू क्लास के अंदर जाएगा और इस फू क्लास के अंदर चेक करेगा कि क्या यहाँ पे कोई y नाम से वेरिएबल है या नहीं है। तो आप देखिए, y बोल के कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, नहीं है ना। तो आपका कंपाइलर क्या बोलेगा? y इज नॉट फाउंड इन क्लास foo, y इज अनडिफाइंड फॉर टाइप foo। आपका कंपाइलर ये एरर देगा, हमने यही पढ़ा है, अभी हम देखेंगे। बट आप में से बहुत सारे लोगों को जो गलत फहमी है वो ये है, बार क्लास के अंदर तो y है, क्यों नहीं होगा, ये तो वैलिड स्टेटमेंट है। बट मैंने ऐसा आपको नहीं बताया, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि आपके कंपाइलर के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो इस स्टेटमेंट को यूज ही नहीं कर सकता है, ठीक है। वो हमेशा रेफरेंस को यूज करेगा, रेफरेंस टाइप को यूज करेगा स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए आपका इस स्टेटमेंट पे आपका कंपाइलर एक एरर दे रहा है, और देखिए क्या एरर है, y cannot be resolved or is not a field। y cannot be resolved or is not a field। क्यों? क्योंकि वो इस y को कहां पे सर्च कर रहा है? फू क्लास के अंदर सर्च कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टेस्ट मेथड को कॉल करता हूं तो क्या होगा? देखिए, अब इस एरर को, कंपाइल टाइम एरर को बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको पढ़ा है एकदम सही है। देखिए क्या लिखा है, द मेथड टेस्ट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप foo। इसका मतलब क्या है? आपका कंपाइलर कहां जाकर के इस टेस्ट मेथड को खोज रहा है? f1 किस टाइप का है? फू टाइप का है। फू क्लास के अंदर जाकर के वो टेस्ट मेथड को खोज रहा है, बार के अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और मैं इस क्लास के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं।
ओके, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका क्या आउटपुट होगा? सोचिए। ठीक है, रन करके देखते हैं। नहीं, हम इसको अभी रन नहीं करते हैं। हम इसको सबसे पहले समझते हैं और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। ओके, ठीक है। सो जैसा कि अभी हमने सीखा, हम अभी जो है सबसे पहले इस कोड को कंपाइल करने जा रहे हैं और कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सो इसको कंपाइल करते हैं। सो आपका ऑब्वियसली कंपाइलर जो है सारे स्टेटमेंट्स को कंपाइल करेगा जो भी यहाँ पे कोड लिखा है, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो इन दोनों स्टेटमेंट्स पे है। सो मैं यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेट करूँगा। सो आपका कंपाइलर यहाँ पर आएगा, इस स्टेटमेंट में आएगा, वो देखेगा कि फू नाम से रेफरेंस वेरिएबल बनाया गया है, तो वो चेक करेगा कि फू बोल करके कोई क्लास है या नहीं है। ठीक है, सो वो देखेगा हाँ यहाँ पे फू क्लास तो अवेलेबल है, तो उसने बोला ये तो ठीक है, बराबर। फिर हमने एक जो है रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम f1 है, जो एक आइडेंटिफायर है। सो आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं जावा के अंदर वो इसको फॉलो करता है, तो वो बोलता है ये भी ठीक है। इक्वल ऑपरेटर आपने लगाया है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, अब आपने क्या बोला, न्यू ऑपरेटर का आपने यूज किया है। सो दिस वन इज ऑल्सो ओके। नेक्स्ट आ जाइए, आपने बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश किया है। कंपाइलर बोलता है मैं तो बार क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा, मैं बनाता नहीं हूं, बट जेबीएम बनाएगा, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि बार कोई क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो वो ऐसे जाके देखेगा, तो उसने देखा हाँ यार बार क्लास अवेलेबल है, तो उसने बोला ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बट आपके कंपाइलर को यहाँ पे एक और चीज वैलिडेट करने की जरूरत है, और वो क्या है कि रन टाइम पर जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा बार का, उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस को हम फू क्लास के रेफरेंस में जिसका नाम f1 है उसके अंदर हम असाइन कर सकते हैं या नहीं, ये कंपैटिबिलिटी है या नहीं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर असाइन किया जा सकता है या नहीं। आपके कंपाइलर को ये भी वैलिडेट करने की जरूरत है। ओके, सो कैसे वैलिडेट करेगा? वो देखेगा कि यार जो ऑब्जेक्ट मेरा बन रहा है वो बार क्लास का है, जो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर उसको असाइन है करना है वो फू टाइप का है। ठीक है, रेफरेंस फू टाइप का है, ऑब्जेक्ट बन रहा है बार टाइप का, तो बोलेगा ये तो अलग अलग है, अभी ये कैसे पॉसिबल है। सो अब यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वो कॉन्सेप्ट ये है, जावा ये कहता है कि या तो आप दोनों तरफ सेम क्लास रखिए। सेम क्लास रखने का मतलब क्या है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाइए आप उसी टाइप का रेफरेंस बनाइए, तो वो एक वैलिड होगा, वैलिड सिनेरियो होगा। इसके अलावा वो एक और चीज जावा परमिट करता है। ठीक है, और वो क्या परमिट करता है? जावा परमिट ये करता है कि आप चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को, दिस इज योर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट बना आपका चाइल्ड क्लास का, और चाइल्ड न्यू ऑपरेटर जो है आपका, ये जो न्यू है ये किसका रेफरेंस रिटर्न करेगा? इस ऑब्जेक्ट का, जो क्या है, चाइल्ड है। तो जावा आपको ये परमिट करता है कि आप चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को पेरेंट क्लास के रेफरेंस के अंदर असाइन कर सकते हैं।
पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर आप असाइन कर सकते हैं। फिर से सुनिए, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट बना चाइल्ड क्लास का, बार इज चाइल्ड, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर आप असाइन कर सकते हैं। सो ये जावा का रूल है, तो उस जावा के रूल के हिसाब से ये वैलिड स्टेटमेंट है। तो आपके कंपाइलर ने कहा ये तो ठीक है, क्योंकि जावा अलाउ करता है कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर असाइन किया जा सकता है। तो उसने इसको बोल दिया इट्स ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि जावा ऐसा अलाउ क्यों करता है और जावा अदर वे अराउंड अलाउ क्यों नहीं करता है। इसके ऊपर भी हम अपना डिस्कशन करेंगे। वैलिड स्टेटमेंट में गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप आ जाइए। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, f1 डॉट कॉल, क्या है यहाँ पे, f1 डॉट कॉल। ओके, क्या होगा, आपके कंपाइलर को यहाँ पे इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है, कंपाइल करना है। सो आपका कंपाइलर क्या करेगा, f1 इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं, इस f1 के ऊपर इस कॉल मेथड को कॉल किया जा सकता है नहीं, ये जानने के लिए आपका कंपाइलर क्या करेगा, f1 जो है किस टाइप का है, फू टाइप का है। तो आपका कंपाइलर कहाँ जाएगा, फू क्लास के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, फू क्लास के अंदर जाएगा। फू क्लास के अंदर वो ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पे कोई मेथड है जिसका नाम CALL कॉल है, जो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो फू क्लास के अंदर आपका कंपाइलर गया, उसने देखा हाँ यार यहाँ पे तो एक मेथड है जिसका नाम कॉल है और जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो उसने बोला ये दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि आपका कंपाइलर फू क्लास के अंदर गया है इस मेथड को चेक करने के लिए। ओके, बार क्लास के अंदर नहीं गया आपका कंपाइलर। ठीक है, और ऐसा क्यों है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपके कंपाइलर के पास कंपाइल टाइम पर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आपका कंपाइलर ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। ओके, अब हम इसको बाइट कोड में देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो ठीक है या नहीं है। सो हम इनहेरिटेंस क्लास का बाइट कोड देखेंगे, देखते हैं कि हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पे देखिए आपका इन्वोक वर्चुअल, ओके, इंस्टांस मेथड को क्रिएट करने के लिए है #19। तो आपको किस मेथड को कॉल करना है ये जानने के लिए आपका JVM कहाँ जाएगा, जब इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कांस्टेंट पूल के अंदर जाएगा #19 के ऊपर। ओके, #19 के ऊपर जाके देखते हैं क्या है। ये देखिए आपका कांस्टेंट पूल है। Here is #19। ओके, ये रहा #19। तो क्या बोल रहा है, #20 और 22 पे जाइए अगर आपको किस मेथड को और किस क्लास के मेथड को कॉल करना है ये जानना है। तो #20 पे जाइए। #20 कहाँ पे है, यहाँ पर है। #20 क्लास का नाम अगर आपको जानना है तो 21 पे जाइए। 21 क्या आपका देखिए
फू। यही मैंने आपको बताया है। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर रेफरेंस टाइप का यूज कर रहा है, फू क्लास के अंदर जा रहा है वो इस कॉल मेथड को चेक करने के लिए। ओके, अब कौन सा मेथड है फू का, ये जानने के लिए आप 22 पे जाइए। 22 यहां पर है, नेम एंड टाइप। 23 एंड 6 पे जाइए। 23 पे हम जाते हैं, मेथड का नाम देखिए क्या है, कॉल। अब कौन सा वाला कॉल मेथड है, #6 पे जाइए। #6 कहाँ पे है आपका, यहाँ पर है। सो जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन आपके बाइट कोड के अंदर अवेलेबल है फॉर योर JVM। ठीक है दोस्तों, आई होप कि अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा कि जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि आपका कंपाइलर, आपका JVM एक्चुअल ऑब्जेक्ट का यूज करता है किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए। ओके, देखते हैं क्या होता है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए अगेन आपको जावा इनहेरिटेंस लिखना पड़ेगा। ओके, इनहेरिटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को लिख करके एंटर मारेंगे, क्या होगा, आपका JVM स्टार्ट होगा और आपका JVM जो है एक स्टैक क्रिएट करेगा। एक हीप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा। इसके बाद क्या होगा, वो इनहेरिटेंस क्लास को लोड कर लेगा। सो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और फिर इसके बाद मेन मेथड को कॉल करेगा। मेन मेथड कॉल हो गया। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अभी ये स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, आपके JVM को बार मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो आपका JVM को बार मेथड को लोड करना पड़ेगा, क्योंकि बार क्लास जो है फू क्लास को एक्सटेंड करती है। तो बार क्लास को लोड करने से पहले एक्चुअली वो फू क्लास को लोड करेगा, और फू क्लास को लोड करेगा और वो उसके इसके लिए जो है मेथड टेबल वगैरह सब कुछ क्रिएट करेगा, जो हमने भी पिछली अपनी क्लास के लिए देखा तो सब कुछ के लिए होगा। ठीक है, बट मेरा इंटरेस्ट जो है अभी फू बार क्लास में या इनहेरिटेंस क्लास में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट है वो बार क्लास के अंदर है। ठीक है, सो क्या होगा आपका, बार क्लास लोड होगी और बार क्लास के लिए आपका JVM एक मेथड टेबल क्रिएट करेगा। इस मेथड टेबल के अंदर बार क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उनकी एंट्री होगी। ओके, सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी क्लास की मेथड टेबल के अंदर जो एंट्री होती है उसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट एंड देन चाइल्ड। सो बार क्लास के मेथड्स की एंट्री करने से पहले आपका जो JVM है वो फू क्लास के मेथड्स की एंट्री करेगा। तो फू क्लास के अंदर आ जाइए। अब फू क्लास के मेथड की एंट्री होने से पहले वो किस क्लास के मेथड्स की एंट्री करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास। क्यों, क्योंकि आपका फू किसको एक्सटेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास को। सो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेथड्स हैं आपके कुछ
इक्वल्स, और यहाँ पे जो है ये इसका पॉइंटर होगा मेथड का, एंड देन लाइक टू स्ट्रिंग मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास, और यहाँ पे इसका पॉइंटर होगा कि अगर आपको टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करना है तो आप यहाँ पे जाइए। इस तरीके से आपका जो है ऑब्जेक्ट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उनकी एंट्री हो गई यहाँ पे इस तरीके से। ओके, ये मेरा डिजिटल पेन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आई एम सॉरी। ओके, सो से सपोज यहाँ तक जो है आपका जो है एंट्री हो गया जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं। अब जो है ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड की एंट्री खत्म हो गई। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट द एंट्री फॉर फू क्लास। तो फू क्लास के अंदर कौन सा मेथड है? कॉल मेथड है। तो इस मेथड टेबल के अंदर सबसे पहले कॉल मेथड की एंट्री होगी। अभी CALL कॉल, इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड, और ये कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता। सो इस तरीके से इस कॉल मेथड की एंट्री यहां पर हो गई। और ये किसको पॉइंट करेगा? ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। मींस अगर आपको कॉल मेथड को कॉल करना है तो आप इस मेमोरी लोकेशन पे जाइए और यहां से कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए, विच एक्चुअली मीन्स दिस कोड। ओके, अभी ये हो गया फो मेथड के ऑब्जेक्ट, फो क्लास के मेथड्स की एंट्री हो गई। अब टाइम आ गया है बार क्लास के मेथड्स की एंट्री करने की फाइनली। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि किसी भी मेथड की एंट्री मेथड टेबल में करने से पहले आपका JVM ये चेक करता है कि क्या इस नाम से, इस रिटर्न टाइप से और इस आर्ग्यूमेंट से ऑलरेडी कोई मेथड टेबल के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अगर उसको कोई भी ऐसा मेथड मिलता है तो वो नए मेथड की एंट्री नहीं करता है। वो क्या करता है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सो अभी जो है बार क्लास के अंदर आएगा, उसके अंदर देखिएगा कि मुझे कॉल मेथड की एंट्री करनी है। JVM देखेगा कि उसे कॉल मेथड की एंट्री करनी है। वो ऐसे देखेगा, कॉल मेथड की एंट्री करने से पहले वो चेक करेगा कि क्या इस मेथड टेबल के अंदर ऑलरेडी कोई कॉल मेथड तो नहीं है, ऑलरेडी किसी कॉल मेथड की एंट्री तो नहीं हो रखी है। और ये चीज हर एक मेथड के लिए हुआ है। ठीक है, मैंने आपको जो है जस्ट बताया नहीं क्योंकि इंटरेस्ट मेरा भी कॉल मेथड में ही है सिर्फ। सो किसी भी मेथड की एंट्री करने से पहले वो चेक करेगा कि इसके इस मेथड टेबल के अंदर ऑलरेडी इस नाम से कोई मेथड की एंट्री हो तो नहीं रखी है। तो चेक करेगा कि क्या इसके अंदर कोई मेथड की एंट्री है जिसका नाम कॉल है। तो ऐसे ऐसे चेक करेगा, उसने देखा अरे यार यहाँ पे तो है एक मेथड जिसका नाम कॉल है, यानी कॉल मेथड की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है यहाँ पे। फिर वो देखेगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। जिस मेथड की एंट्री मुझे करनी है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। वो देखेगा यार इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है, ये कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है। यहाँ पे जो मेथड की एंट्री है वो भी कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है। सो इन दिस सिनेरियो जब आपका एग्जैक्ट मैच मिल जाता है उसको इस मेथड टेबल के अंदर, आपका JVM क्या करता है, एक नए मेथड की एंट्री यहां पर ना करके, ओके, एक नए मेथड की एंट्री यहां पे ना करके वो क्या करता है, ये जो रेफरेंस होता है वो उसको अपडेट कर देता है। अभी तक ये रेफरेंस इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, विच मीन्स ये वाला मेथड का बॉडी था। ठीक है, ये मेथड का बॉडी था। अब वो क्या करेगा, इस रेफरेंस को अपडेट कर देगा और बोलेगा कि कॉल मेथड को कॉल करने के लिए आप इस लोकेशन पे जाइए, इस मेमोरी लोकेशन पे जाइए। ओके, विच एक्चुअली मीन्स
this body, which actually means this body. बराबर है? अब आगे आप आ जाइए। इस तरीके से हमारा जो है मेथड टेबल बन गया, और ये जो है आपका इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इस वाले को रेफर कर रहा है। इतना कुछ होने के बाद आपकी क्लास लोड हो गई है JVM के अंदर। अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। आपका JVM क्या करेगा? एक बार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये रहा बार क्लास का ऑब्जेक्ट। बताइए इस बार क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी दोस्तों? आपको पता है, y होगा और x होगा। क्यों? क्योंकि बार ने फो को एक्सटेंड किया है, तो फो के जितने भी इंस्टांस वेरिएबल्स हैं वो अब बार का पार्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो इंस्टांस वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एक y होगा और एक x होगा। दोनों के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 0, और ये रेफरेंस होगा जो किसको पॉइंट करेगा? इस मेथड टेबल को पॉइंट कर रहा होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मेमोरी का जो रेफरेंस है आपका न्यू ऑपरेटर वो रिटर्न करेगा, जो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? F1 के अंदर लोकल रेफरेंस में। 0 ये हो जाएगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? F1 डॉट कॉल। अब आपकी JVM को कॉल मेथड को कॉल करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, आपका JVM एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो मेथड कॉलिंग हो, चाहे वो इंस्टेंस वेरिएबल की एक्सेस हो। अभी क्योंकि JVM को इस मेथड को कॉल करना है, कॉल मेथड को कॉल करना है, तो आपका JVM क्या करेगा? इस F1 रेफरेंस को पकड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ओके, अभी जब वो इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो देखता है कि ऑब्जेक्ट के पास कोई मेथड की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। ओके, कोई जो है मेथड की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन है। आपका JVM क्या करेगा? इस रेफरेंस को पकड़ेगा, ठीक है, और इस रेफरेंस से वो इस मेथड टेबल के अंदर आएगा, और इस मेथड टेबल के अंदर वो सर्च करेगा कि क्या यहाँ पे कोई कॉल मेथड है जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो ऐसे चेक करेगा और उसको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कॉल मेथड है जो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है और जिसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। ओके, जिसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। आपका JVM क्या करेगा? इस कॉल मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस रेफरेंस की हेल्प से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर इस पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। और ये बॉडी एक्चुअली दोस्तों कौन सी है? ये न्यू बॉडी है, यानी चाइल्ड क्लास की बॉडी है, चाइल्ड क्लास का मेथड है। दैट इज द पॉइंट। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका JVM एक्चुअल ऑब्जेक्ट को यूज करता है मेथड्स को कॉल करने के लिए। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? इन बार मेथड आना चाहिए। रन करके देखते हैं। इन फो बार। ओके, देखिए
जो चाइल्ड क्लास का मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। देखिए, चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हुआ। कौन सी क्लास का मेथड? चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हुआ। देख लीजिए, समझ में आया दोस्तों जावा के अंदर मेथड कॉलिंग कैसे होती है? और ये जो चीज अभी हमने सीखी है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, अगर आपको ये समझ में आया है तो दोस्तों एक्चुअली इसी चीज को कहा जाता है ओवरराइडिंग। अभी आपने जो सीखा वो ओवरराइडिंग का आपने मैकेनिक्स को सीख लिया है। ओके, और इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। सो ओवरराइडिंग क्या है? आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड है, आपको जो है अगर वो मेथड एज इट इज चाहिए, ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, वो एज इट इज, जब आपका जो है चाइल्ड क्लास के अंदर वो मेथड एज इट इज आ जाएगा विदाउट ऑफ एनी चेंज। ठीक है, अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी से खुश हैं। अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी से खुश नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसी नाम से, ठीक है, आप उसी नाम से सेम रिटर्न टाइप से, ठीक है, उसी नाम से और सेम रिटर्न टाइप से, सेम रिटर्न टाइप से, नॉट सेम रिटर्न टाइप से, आई एम सॉरी, सेम आर्ग्यूमेंट टाइप से, ठीक है, सेम मेथड नेम से और सेम आर्ग्यूमेंट टाइप से, सेम आर्ग्यूमेंट टाइप से एक मेथड बना दीजिए। और ध्यान में रखिएगा मेथड का रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, विथ वन एक्सेप्शन, जो भी हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है अगर उसकी फंक्शनैलिटी को सुपर इम्पोज करना है, आपको उस फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं लग रही है जो आपका जो है पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके आई है, तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, और ओवरराइडिंग का इफेक्ट क्यों आता है वो भी अभी हमने देखा। क्यों? क्योंकि आपका जेवीएम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है मेथड्स को कॉल करता है। ठीक है, सो हमने इस कॉल मेथड जो पेरेंट क्लास से इनहेरिट होकर के चाइल्ड क्लास के अंदर, बार क्लास के अंदर आया था, हमने उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड के लिए हमने क्या किया? मेथड का नेम सेम रखा, उसके आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ओवरराइडिंग करते समय आर्ग्यूमेंट्स, मेथड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मस्ट 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 मैंडेटरी सेम होने चाहिए। रिटर्न टाइप हमेशा सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप हमेशा हमेशा सेम होना चाहिए। एक एक्सेप्शन है इसके अंदर जो हम अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसको कहा जाता है ओवरराइडिंग। अगर आपकी पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नेम से मेथड है तो हम कहते हैं हमने चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इस सिनेरियो में आप देख लीजिए, कंपाइल टाइम पे हमें लग रहा था और कंपाइलर ने भी यही कोशिश किया था कि हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करें, क्योंकि उसने जो है फू के ऊपर जो है फू क्लास से जाकर के इस मेथड को कॉल करने इस कॉल मेथड को वैलिडेट किया था। बट रन टाइम पे आपने देखा कि चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हो गया। ओके, सो अभी हमने देखा कि ओवरराइडिंग क्या है और कैसे होती है, और हमने समझा कि ओवरराइडिंग का मैकेनिक्स क्या है जावा के अंदर, ओवरराइडिंग जेवीएम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होता है। अब जो है ओवरराइडिंग के जो है कुछ रूल्स हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि रूल्स तो बनाने भी पड़ेंगे, क्योंकि ओवरराइडिंग तभी होगी जब
मेथड की डेफिनेशन आपका मेथड टेबल के अंदर जो आपका क्लास का मेथड टेबल है वो चेंज हो, वो ओवरराइड हो, ठीक है। सो से सपोज ये आपका मेथड है एक, ठीक है। ओवरराइडिंग तभी कहलाएगी जब आप एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है अपने मेथड को जो है सुपर इम्पोज करेंगे। सो आपका आर्ग्यूमेंट्स, जो मेथड्स के आर्ग्यूमेंट है आपको वो सेम रखने पड़ेंगे, उसका रिटर्न टाइप आपको सेम रखना पड़ेगा, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। सो ओवरराइडिंग के जो रूल्स हैं वो अब हम देखते हैं। सो पहला रूल तो ये है कि आप ओवरराइडिंग जो है पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास ही करते हैं। किसी पेरेंट क्लास के मेथड को जो आपका इनहेरिट हुआ है, ठीक है, रिमेंबर दैट, जो इनहेरिट हुआ है चाइल्ड क्लास के अंदर और वो चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी को ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, ओवरराइडिंग कभी भी सेम क्लास के अंदर नहीं होती है। कहने का क्या मतलब है, अगर ये फू क्लास के अंदर मेरा एक कॉल मेथड है तो मैं इस मेथड को यहीं पर ही ओवरराइड नहीं कर सकता हूं। ओके, से सपोज लाइक दिस, आई कैन नॉट डू दिस। ओके, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाइलर एरर देगा, वो बोलेगा डुप्लीकेट कॉल मेथड्स, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको एरर दे रहा है कंपाइलर, डुप्लीकेट मेथड कॉल इन टाइप फू। सो फर्स्ट रूल इज ओवरराइडिंग हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड होती है। पेरेंट क्लास के मेथड को आपने चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर दिया। सेकेंड रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली मेथड का नेम सेम होना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पे एक मेथड है जो इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट ले रहा है पेरेंट क्लास के अंदर, तो चाइल्ड क्लास के अंदर जब आप उस मेथड को ओवरराइड करेंगे तो आपको उसका टाइप सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आर्ग्यूमेंट नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्ग्यूमेंट टाइप मस्ट बी सेम। ओके, मस्ट बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल ये है कि आपका रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। ओके, आपके मेथड का रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन ऐड किया गया है जावा 1.5 के अंदर। ओके, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मेथड का रिटर्न टाइप हमेशा सेम होना चाहिए ओवरराइड करते समय। अगर यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पर भी इंटीजर ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे वॉइड या फ्लोट नहीं रख सकते हैं। ओके, ये जो आपका रूल नंबर 2 हो गया, आई मीन 3 हो गया। चौथा रूल ये है, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड एक रूल है, और वो रूल ये कहता है कि जब आप मेथड को ओवरराइड करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर तो आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो ये रूल नंबर आपका 5 है। इस रूल को हम वापस से रिविजिट करेंगे जब हम लोग एक्सेसिबिलिटी पढ़ेंगे। ओके ओके, नाउ मैं आपको एक और, क्योंकि ये रूल्स जो है कई बार जो है याद रखना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो मैं आपको जो थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। सो नाउ लेट्स से सपोज यहाँ पे इस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है और जावा का रूल है कि आप जब मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं तो आप उसका रिटर्न टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। बट से सपोज फॉर टाइम बीइंग हम ये मान के चलते हैं कि जावा के अंदर ये रूल नहीं है, ठीक है। जावा के अंदर ये रूल नहीं है। ओके, अब जावा के अंदर अगर ये रूल नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, या रन टाइम पे कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो वो प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए ही, और वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए ही तो ये रूल बनाया गया होगा। तो हम इस चीज़ को अब समझेंगे कि ये रूल क्यों बनाया गया है। तो उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि जावा के अंदर जो है ये अलाउड नहीं है, ऐसा रूल नहीं लिखा गया है जो ये कहता हो कि ओवरराइट करते समय आपको रिटर्न टाइप सेम रखना है। सो देखते हैं। इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको, इट्स द सेम थिंग जो मैंने पहले लिखा था और अभी लिखा है, बट मैं थोड़ा सा और अच्छे समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपका एरर आ रहा है, और वो ये एरर जो है आपको यही बता रहा है बेसिकली, ओवरराइट करते समय आप मेथड का रिटर्न टाइप जो है इनकम्पैटिबल नहीं कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, बट से सपोज ये रूल नहीं है, अभी हम ऐसा मान के चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। F1 डॉट आप देख लीजिए क्या हुआ। F1 डॉट कॉल, आपने आर्गुमेंट पास किया 3 और यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू आपने ये कर दिया। आपका कंपाइलर देखिए आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है। ओके, आपका कंपाइलर यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, क्यों कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कंपाइलर इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए कहां पे जाएगा? F1 किस टाइप का? फू क्लास के अंदर जाएगा। ठीक है, और वहां पे देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई कॉल मेथड है जो इंटीजर टाइप पैरामीटर ले रहा हो और जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर हो। तो देखेगा हाँ यहाँ पे कॉल मेथड है जो इंटीजर टाइप पैरामीटर लेता है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। वेरी गुड, तो उसने बोला ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ओके, और उसने कहा ओके। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं, से सपोज यहाँ पे x प्लस प्लस है। सो आपकी स्टेटमेंट कंपाइल हो गई, आपके कंपाइलर ने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दी। अब देखिए रन टाइम पे क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। रन टाइम पे जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब चाइल्ड क्लास का जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और क्योंकि मेथड नेम सेम है, आर्गुमेंट सेम है, तो आपका मेथड टेबल के अंदर मेथड रिप्लेस हो जाएगा। और रन टाइम पर आपका जो जेवीएम है वो कौन से वाले मेथड को कॉल कर देगा? इस मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करता है और ऑब्जेक्ट आपका बार का बना है। ओके, बार का ऑब्जेक्ट बना है तो वो इस मेथड को कॉल करेगा। जब वो इस मेथड को कॉल करेगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देखिए ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब जब ये कॉल मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो जेवीएम इस एक्स के अंदर क्या डालेगा? अब जेवीएम इसके अंदर एक्स के अंदर कुछ नहीं डालेगा तो एक्स प्लस प्लस कैसे जेवीएम कर पाएगा? तो आप खुद ही बोलेंगे क्या जावा तो बहुत इनकंसिस्टेंट लैंग्वेज है। ओके, सो दोस्तों, एक्चुअली अगर आपको इस प्रॉब्लम से हमें बचाना है, ठीक है, तो हम आपको देखिए यहां पर नहीं रोक सकते हैं। जावा आपको यहां पर नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर हमें आपको रोकना है तो आपको यहां पे रोकना होगा। इसलिए जावा के अंदर रूल बनाया गया कि जब आप मेथड्स को ओवरराइड करते हैं तो आप रिटर्न टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको रिटर्न टाइप सेम रखना पड़ेगा। ओके, सो ये रूल है जावा का कि आपको रिटर्न टाइप सेम रखना पड़ेगा। होप आपको समझ में आया होगा।
रिटर्न टाइप सेम रखना पड़ेगा। सो दोस्तों इस तरीके से आपने अभी ओवरलोडिंग देखी। अब हम देखने जा रहे हैं सॉरी ओवरराइडिंग देखी। अब हम देखने जा रहे हैं ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ओवरलोड करना। ठीक है, किसी चीज के ऊपर थोड़ा लोड है, उसको और ज्यादा लोड कर देना, उसके ऊपर और थोड़ा सा भार या उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। ठीक है, उसे कहा जाता है ओवरलोडिंग। सो ओवरलोडिंग क्या है? एक ही नेम को या एक ही वर्ड को मल्टीपल टाइप से यूज करना। आपका देखिए जो कॉल मेथड था, अभी ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था, ये इसका काम था। अब मैं चाहता हूं कि यही सेम मेथड, यही सेम नेम कुछ और भी काम करे मेरे लिए। ठीक है, वो जो है अभी तक वो क्या काम कर रहा था? इन्फो क्लास बोल रहा था। मैं चाहता हूं कि वो इन्फो क्लास ना बोल करके दिस इज गुड प्रोग्राम भी बोले। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक्चुअली हमने ओवरलोड कर दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब कॉल मेथड को इंटीजर पास किया जाएगा तो वो ये काम करेगा, कॉल मेथड को जब कुछ नहीं पास किया जाएगा तो वो ये काम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग क्या होती है? सेम नेम, सेम मेथड नेम से, सेम मेथड नेम, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, same method name but different argument, like this one here. This is overloading. अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है मेन जो आपका ओवरलोडिंग में पॉइंट है वो ये है कि ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कॉल मेथड है, यहाँ पे एक और कॉल मेथड है, बट इन दोनों मेथड के अंदर डिफरेंस है। आप बोल सकते हैं अपने कंपाइलर को, जेवीएम को, कि भाई वो कॉल मेथड कॉल कीजिए जो इंटीजर टाइप पैरामीटर लेता है, या बोलेंगे उस कॉल मेथड को कॉल कीजिए जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है, या आप उसको बोल सकते हैं उस कॉल मेथड को कॉल कीजिए जो स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लेता है। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस। दिस इज हाउ आपका कंपाइलर एंड जेवीएम डिस्टिंग्विश कि विच मेथड को से कॉल करना है, किस मेथड को कॉल करना है। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट। ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर भी हो सकती है और पेरेंट टू चाइल्ड भी हो सकती है। सो देखिए, जैसे इस कॉल मेथड को मैंने ओवरलोड किया है फो मेथड के अंदर, ठीक उसी तरीके से मैं इस मेथड को, इस कॉल मेथड को, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं हमारे, ये तो इनहेरिट हो गए। कहाँ पे इनहेरिट हो गए? बार क्लास के अंदर। मैं उसको यहां पर ओवरराइड कर सकता हूं। ठीक है, मैं उसको यहां पे ओवरराइड कर सकता हूं, सॉरी ओवरलोड कर सकता हूं। तो ओवरराइड सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड होता है, बट ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर भी हो सकता है, और आप चाइल्ड क्लास के अंदर भी पेरेंट क्लास के मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, लाइक दिस। ओवरलोड का सिर्फ और सिर्फ एक रूल है। जैसे ओवरराइड के कई सारे रूल्स हमने पढ़े थे, 4-5 रूल्स पढ़े थे। ओवरलोडिंग का सिर्फ एक रूल है, और वो एक रूल क्या है? आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट। आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट, चाहे वो टाइप में डिफरेंस हो, चाहे वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस हो। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो मेथड्स को आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए, वो डिफरेंट होने ही होने चाहिए। यही एक रूल है
आपका ओवरलोडिंग का। ओके, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, क्योंकि जब आप मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं तो एक्चुअली आप एक नया मेथड बना रहे होते हैं, और जब आप एक नया मेथड बना रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप उससे कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकते हैं, आप उसका कुछ भी एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, क्योंकि जब आप मेथड ओवरलोड करते हैं तो मेथड टेबल के अंदर एक नए मेथड की एंट्री होती है, बट जब आप मेथड ओवरराइड करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ आपको, जैसे कि मैंने भी आपको एक एग्जांपल लेके बताया रिटर्न टाइप का, कि कंपाइलर कंपाइल किसी रेफरेंस टाइप से करता है और रन जेवीएम जो है ऑब्जेक्ट टाइप से करता है। ठीक है, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम ना आ जाए, आपका ओवरराइड के समय मेथड टेबल के अंदर आपका मेथड रिप्लेस करना पड़ेगा, उसका जो मेथड का रेफरेंस है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इस वजह से एक्स्ट्रा रूल्स हैं ओवरराइडिंग के, क्योंकि दो चीज़ों को एकदम आपको सुपर इम्पोज करना है, एक के ऊपर एक। सो जब एक के ऊपर एक करना है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसकी सिमेट्री सेम। सो ओवरराइडिंग के अंदर वो सारे रूल्स हैं, बट ओवरलोडिंग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, विच इज समथिंग लाइक दिस। ओके, टीचर अब आपका इंटरव्यूज के अंदर या मल्टीपल चॉइस जहाँ पे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके अंदर कंपाइल टाइम एरर है या रन टाइम एरर है, बताइए। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है ये इसको ओवरलोड कर रहा है, इसको भी ओवरलोड कर रहा है और इसको ओवरराइट कर रहा है, इसको ओवरलोड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर कंपाइल टाइम एरर है। ओके, इस मेथड ने इसको ओवरलोड किया है। क्यों ओवरलोड किया है? मेथड नेम इज सेम, आर्ग्यूमेंट्स इज डिफरेंट, सो ये ओवरलोडिंग हो रही है, ये मेथड इसको ओवरलोड कर रहा है। ठीक है, अब ओवरलोड कर रहा है तो हमें और कोई रूल चेक करने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज मेथड के आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। तो आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, हमें पता चल गया ओवरलोड है, हमें और कोई रूल चेक नहीं करना है। अब इसको जो है आपको अपने मेथड को पेरेंट से चाइल्ड तक जितने मेथड्स हैं सबके साथ वैलिडेट करके देखना है। इसने इसको ओवरलोड किया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। इस मेथड ने इस मेथड को भी क्या किया है? ओवरलोड किया है, इस कॉल मेथड को भी ओवरलोड किया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। One second, let me take my pen. इस मेथड को ओवरलोड किया, कैसे पता चला हमें? ये मेथड का कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसका स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है, तो हमें पता चल गया ओवरलोड हो रहा है। अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑल गुड। ये मेथड इस मेथड को एक्चुअली ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है। कैसे पता चला ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है? मैंने देखा मेथड नेम इज सेम। मेथड नेम अगर सेम है या तो ओवरलोडिंग हो रही होगी या ओवरराइडिंग हो रही होगी, आर्ग्यूमेंट्स इज सेम, तो इसका मतलब क्या है? डिसीजन इज कंफर्म। अभी एक चीज कंफर्म है कि ये इसको पक्का
ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ओवरराइडिंग के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे अपने दिमाग में ओपन करने हैं और हर एक रूल को वैलिडेट करना है। पहला रूल क्या है? आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेम, डन। सेकंड रूल क्या है? रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम, ओके। रिटर्न टाइप आपने देखा इसका वॉइड है, ओह इसका इंटीजर है, इट मीन्स व्हाट? इट्स नॉट गुड, ये वैलिड ओवर राइडिंग नहीं है, ये ओवर राइडिंग के जो रूल्स हमको फॉलो नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ कंपाइल टाइम एरर, ओके। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आप हर एक मेथड को हर एक मेथड के अगेंस्ट वैलिडेट कीजिए, ठीक है। और देखिए जैसे क्या मतलब मैं क्या प्रेफर करता हूं, कॉल कॉल, इसका मतलब ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग होगी। आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, इसका कुछ नहीं है, इसका इंटीजर और फ्लोट है, इसका मतलब क्या है, ये ओवरलोडिंग होगी या ओवरराइडिंग होगी, और ये जो है पक्की ओवरलोडिंग है। अब ओवरलोडिंग है देन आई डोंट चेक एनीथिंग। आर्ग्यूमेंट्स एज लॉन्ग एज आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट, इट्स अ वैलिड ओवरलोडिंग। फिर इसको इसके साथ चेक किया, कॉल कॉल, अब ये ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग है। आर्ग्यूमेंट्स सेम है, इसका मतलब क्या है, ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग के सारे रूल्स ओपन करता हूं दिमाग में और हर एक रूल के अगेंस्ट इस दोनों मेथड्स को वैलिडेट करता हूं, ओके। सो यहां पे देखिए क्या एरर है, इनकम्पैटिबल आपको बता रहा है, ओके। सो दोस्तों ये है आपका ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स, इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक्स और लीगल, जो अभी मैंने आपको बताया कि ओवर राइडिंग में रिटर्न टाइप का थोड़ा सा इश्यू होता है, एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या है वो देखेंगे। और इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स कैसे बिहेव करते हैं और इनिट ब्लॉक्स कैसे बिहेव करते हैं। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इन सम चीज़ों को पढ़ेंगे कि ओवरलोडिंग का क्या एडवांटेज है, ओवर राइडिंग का क्या एडवांटेज है, क्योंकि उससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज़ में आते हैं। और इसको जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और हम लोग जो है डाउन कास्टिंग और अप कास्टिंग भी वहाँ पे ही देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।